हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स मैनिया में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम अलजेब्रिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। तो आज उस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल। एक कोच है क्रिकेट टीम का जो कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, 3900 उसको दाम पड़ता है। लेटर ही बाई अनदर बैट, उसके बाद वो एक और बैट खरीदता है और 3 मोर बॉल मतलब 3 और गेंद खरीदता है सेम काइंड का, तो उसको 1300 रुपये पड़ता है। अब इसी को हमको अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है। तो हम एक काम करते हैं, लेट प्राइस ऑफ बैट, बैट का प्राइस हम मान लेते हैं x रुपये है और प्राइस ऑफ बॉल जो है वो हम मान लेते हैं y रुपीज। सिंपल, x रुपये और y रुपये मान लिए। अब एक बात बताओ, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलो, क्वेश्चन के हिसाब से एक बैट का दाम अगर x रुपये है तो यहाँ पे 3 बैट का दाम कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3x, तो मैंने लिखा 3x, मैं लिखा 3x। और एक बॉल का दाम y रुपये है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा? 6y, तो मैंने लिखा 6y। और टोटल उसने कितना पे किया? उसने पे किया 3900 पे किया। तो अब इसको देखो, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिंपल था। अब देखो, लेटर ही बाई अनदर बैट, वो एक और बैट खरीदता है, तो एक और बैट खरीदता है तो बैट का प्राइस था x, तो x रुपये हो गया। और 3 बॉल खरीदता है तो यहाँ पे हो गया 3y, और इसको इसका दाम पड़ा 1300 रुपये। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या लिखना है, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर लेता हूं। ठीक है, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखना है, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको चुपचाप यही केवल लाइन लिख देनी है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और x प्लस 3y इक्वल टू हमको लिखना है 1300। ये हमारा अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हमको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 कॉमन लीजिए ना 1300। तो ये हमको ये दो लाइन, अब इन दो लाइन के हिसाब से हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले के हिसाब से मैं पहले टेबल बनाता हूं। फर्स्ट वाले के हिसाब से, तो फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो इसके हिसाब से अगर मैं टेबल बनाता हूं, इसके हिसाब से मैं टेबल बनाता हूं एक्स वाई, तो अगर मैं y की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो x की वैल्यू हो जा रही है 1300। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो y की वैल्यू हो जा रही है 650। ठीक, अब दूसरा लाइन लिखो, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब इसके हिसाब से जब मैं टेबल बनाता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो x की वैल्यू हो जा रही है 1300, और अगर मैं y की वैल्यू ले रहा हूं 100, y की वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं 300, अगर मैं ले रहा हूं तो 900 हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने ले लिया 300, तो ये 900 उधर हटाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 400। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो पॉजिटिव साइड ही है तो हमको पॉजिटिव साइड का ही बनाना है, तो मैं पॉजिटिव साइड के लिए ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया x एक्सिस। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को मैं 200 ले रहा हूँ। एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे मैंने x एक्सिस का 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट लिया है, तो यहाँ पे आपको साइड में लिखना पड़ेगा, आप जब भी ग्राफ बनाओगे ना तो आपको साइड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा x एक्सिस पे हमने क्या माना है, x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट माना है। इसी तरीके से y एक्सिस को हमने क्या माना है, 1 सेंटीमीटर को हमने माना है 1 यूनिट। ये आपको हर ग्राफ में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे मैं 1 सेंटीमीटर को मानता हूँ, 1 सेंटीमीटर को मैं मान रहा हूँ 200 यूनिट, और वाई एक्सिस को मैं क्या मान रहा हूँ, वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर को मैं 200 यूनिट मान रहा हूँ। अब ये 200 यूनिट क्या है कि जैसे हम 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम 200 400 600 800 1000 1200, और यहाँ पे हमारा 13 कहीं आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे हमको ज़्यादा का काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं 100 ही मानते हैं, 100 200 300 400 500 600 और 700, क्योंकि हमको 650 तक ही काम है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने जो लिखा वाई एक्सिस पे हम 200 मान रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे हम 200 नहीं, हम सिर्फ 100 मान रहे हैं। एक्स एक्सिस का तो 200 यूनिट हो गया, वाई एक्सिस का हम 100 यूनिट मान रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को 100 यूनिट, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे 1300,0 यानी कि ये 1200 के बाद ये जो मिड पॉइंट आएगा, इसकी बात हो रही है, ये हमारा है 1300, ठीक है। और 0,650 यानी यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लो, सिंपल सी लाइन है, ये हमारा हो गया लाइन, ठीक है। और दूसरा क्या है 1300,0 यानी कि इसी की पॉइंट की बात हो रही है, इसके साथ ही साथ 400,300 यानी इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की। तो ये लाइन हमारी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे आप लाइन की इक्वेशन जरूर लिख देना, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन जरूर लिख देना। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x + 2y = 1300, और इस वाले के क्या हो गया, इस वाले को हो गया x + 3y = 1300। अब एक चीज़ मैंने आपको जो अभी पीछे बताया है उसको भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि जब ये प्लस में है यानी कि x = -y के फॉर्म में है, तो मतलब ये तुम्हारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इसका एंड पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा ऐसे है वाई एक्सिस, तो सेकंड और फोर्थ में जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें ये जो 1300 है इसके कारण ये 1300 पे कट करेगा। तो 1300 पे, सॉरी 1300 में मैंने क्या बोला, x को वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जब 2 से डिवाइड होगा तो यानी कि ये 650 पे कट करेगा। तो देखो यहाँ तुम्हारा 650 पे कट कर रहा है, समझ में आया। इसी तरीके से ये भी जो है, ये वाली लाइन भी, ये भी तुम्हारा 1300/3 पे कहीं कट करेगा। तो यहाँ पे जब देखोगे तो ये 400 से 500 के बीच में ही कुछ वैल्यू इसकी आ रही होगी। सिंपल था, इतना समझना देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको अगर समझ में आएगा ना तभी आपको मजा आएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, अब रिमार्क देख लो एक, ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये दोनों, अब इसके हिसाब से एक रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को देखो। If we look at the graphical representation of the pair of linear equation in the above example, यानी कि इस एग्जाम्पल की बात हो रही है, we find that each pair represent intersecting line। तो हमको दिख रहा है कि ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब उससे एक रिजल्ट ये आया है कि हमने जो इक्वेशन पढ़ी है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, इसी से एक रिजल्ट आया है कि ये लाइन तभी इंटरसेक्ट करती हैं जब ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के। बस इतना सा याद रखो कि ये जब कॉफिशिएंट x का हम डिवाइड करते हैं और जब y का कॉफिशिएंट हम डिवाइड करते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये अगर इक्वल नहीं आ रहा है तभी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये चीज़ हम दोनों जगह यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 1300, x + 3y = 1300। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी 1, यानी कि 1/1 यानी कि 1, ठीक है। b का देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब 2/3 है। तो ये दोनों देखो इक्वल नहीं है,
जब ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब देखो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको भी देखो, यहाँ पे x का पावर 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 हमने लिख दिया। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो -1 और 1 मतलब ये भी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1, ये भी इक्वल नहीं है। तो जब ये भी इक्वल नहीं है यानी कि ये भी कट करेगा, तो देखो कट किया है एक पॉइंट पे। समझ में आया? अब देखो आगे चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिक सोल्यूशन या फिर जब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, एक पॉइंट पे कट करेंगे, उसी को तो यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। हमने पीछे देखा है कि एक पॉइंट पे कट करेगा यूनिक सोल्यूशन, एक के ऊपर एक आ जाएगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो हमारा नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन आपकी यही है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी स्टॉल। स्टेशनरी स्टॉल का मतलब ये होता है जहाँ पे हमको पेंसिल, इरेजर, रबड़, ये सब चीज़ें मिलती है, स्टेशनरी का सामान, बुक, पेंसिल, छोटी मोटी चीज़ें जो मिलती हैं, ठीक है ना। तो रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। एक काम करो, प्राइस ऑफ पेंसिल मान लो, प्राइस ऑफ पेंसिल x रुपी, और प्राइस ऑफ इरेजर है ना, इरेजर हम मान लेते हैं y रुपीज़ का। अब देखो इतना करने के बाद हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आपको फुल लिखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल। तो एक पेंसिल का अगर x रुपीज है तो 2 पेंसिल का कितना हुआ, 2x। तो मैंने लिखा 2 पेंसिल लिया तो 2x प्लस 3 इरेजर यानी कि 3y, तो ये हमारा हो गया 9 रुपीज़। टोटल इसको 9 रुपए लगा, ठीक। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला, मतलब रोमिला के साथ वो नई वेराइटी का पेंसिल और इरेजर देखी। एंड सी आल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड, मतलब उसने भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर उसी टाइप का खरीदा। तो 4 पेंसिल का दाम यहाँ पे आपका हो गया 4x, और 6 इरेजर का आपका हो गया 6y। एक इरेजर का हमने y मान रखा है ना, तो 6 इरेजर का 6y, तो इसको टोटल 18 रुपए पड़ा। इतना समझ में आया? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या बोला, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ये दोनों इक्वेशन डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ऐसे ही लिख दो सिंपली। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इधर अब लिख देता हूं इस साइड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको फर्स्ट वाले का देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 दे रखा है, तो इसके हिसाब से हम टेबल एक बना लेते हैं, x y, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर दे रहा हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दे रहा हूँ, y की वैल्यू 1, तो ये 3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 9 में से माइनस होगा 3, तो आपका 6 हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू 3, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दे रहा हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दे रहा हूँ तो y की वैल्यू आ जा रही है हमारी 3। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाले के हिसाब से देखो, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब इसके हिसाब से हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है, y की वैल्यू हो जा रही है हमारी 3। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, या फिर y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जा रही है, x की वैल्यू हो जा रही है, y की वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे 6 हुआ, 6 उधर गया तो माइनस हुआ, माइनस तो 12 हो गया। तो x की वैल्यू जब 4 से डिवाइड करोगे 12 को, तो 4 तिहाई 12, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 3, ठीक है। अब ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, बहुत सिंपल सी बात है। x एक्सिस पे हमको 3 तक जाना है और y एक्सिस पे भी हमको 3 तक ही जाना है।
तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा। ये हो गया एक लाइन, ये वाई एक्सिस वाला हो गया, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब इसमें हमको 3 तक जाना है, 1 2, ये हमारा 3, ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, 1 2 3। ठीक है, तो 3,1, तो 3,1 यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, 0,3 यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। दूसरा क्या है, अब लाइन ड्रॉ कर लो पहले। तो जब हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये आया, और दूसरा पॉइंट भी जो है, दूसरा पॉइंट भी हमारा यही सेम पॉइंट है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3,1 है, यहाँ पे भी 3,1 आया, यहाँ पे 0,3 है, यहाँ पे भी 0,3, माने कि दूसरा पॉइंट भी हमारा इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं इसी लाइन को दूसरे पेन से भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये हो गया। ठीक है ना, दोनों लाइन हो गया सेम। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो दोनों लाइन आ गया वो हमारा एक ही पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे हमने वहां पे यूनिक सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टी देखी थी, तो वहां पे हमको दिखा था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी कि वहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमने ये दोनों ग्राफ देखा भी था कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और वहां पे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। इस वाली कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है, इस वाले में बोल रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द अबव एग्जांपल, यानी कि इस एग्जांपल की बात हो रही है। प्रोवाइड अस कोइंसिडेंट लाइन, मतलब हमको कोइंसिडेंट लाइन मिल रहा है, यानी कि एक ही के ऊपर दूसरी लाइन मिल जा रही है। लेट अस राइट द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम उस लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये a1 a2 b1 b2 ये सब हमको पता है, तो वहां पे ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब ये हमारी लाइन जो होगी वो एक दूसरे के ऊपर ही कोलैप्स करेगी, या फिर दोनों कोलिनियर कहलाएंगे। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पीछे वाला चेक कर लेते हैं ना। पीछे वाला हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको दो इक्वेशन से ही हम बनाए थे। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो इसका मतलब वो अगर एक दूसरे के ऊपर आ रहा है तो मतलब सही है। तो ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू है 2, पहले x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। y का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। और कांस्टेंट जो है अगर इक्वल टू के उधर है तो दोनों इक्वल टू के उधर ले चलोगे, तो यहाँ पे दोनों इक्वल टू के उधर है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2/4 यानी कि 1/2, यहाँ पे 3/6 यानी कि 1/2, यहाँ पे 9/18 यानी 1/2। मतलब यहाँ पे जो है वो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो जो है वो बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो ये कोइंसिडेंट हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। समझ में आया? यहाँ पे देखो तीनों हमारा जो है बराबर आ रहा है, तीनों हमारा बराबर आ रहा है। तो जब ये बराबर आ रहा है यानी कि ये कोलिनियर है। समझ में आया? ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमको पता चल गई कि अब अगर a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं है तो एक पॉइंट पे कट करेंगी दोनों लाइन, यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो अगर बराबर है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन मतलब कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन। एक ये जैसे लीनियर इक्वेशन का ही तो ग्राफ होता है, तो बोल रहा है कि जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है, ये जो है ये ट्रेन इसी लाइन के ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो मतलब बोल रहा है कि एक ट्रेन का जो पाथ है उसका लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एंड द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन बी है उसका भी चलने का रूट दे रखा है कि ये उसका रूट है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, इसको ग्राफ के थ्रू हमको बताना है कि वो कैसी लाइन बन रही है। समझ में आया? तो एक काम करो, यहाँ पे हमको वो बनाने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ x मान रहे हैं कुछ y मान रहे हैं, यहाँ पे हमको डायरेक्ट ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पे x + 2y इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दे रखा है 2x + 4y
माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, हम इक्वल टू को उधर ही डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हो गया इक्वल टू 4, यहाँ पे हो गया इक्वल टू 12। अब देखो ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है, तो पहले फर्स्ट वाले के हिसाब से हम टेबल बनाते हैं। फर्स्ट वाले के हिसाब से हम टेबल बनाते हैं। इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट, इसको मैं लिखता हूँ सेकंड। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले के हिसाब से टेबल बना रहा हूँ। ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू हो जा रही है 4। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू हो जा रही है 2। इतना समझ में आया? अब सेकंड वाला ग्राफ देखो, सेकंड वाले से हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ x y। अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 0 तो x की वैल्यू आ जा रही है 6। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दे रहा हूँ तो y की वैल्यू आ जा रही है 3। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है क्योंकि हमको ग्राफ ही केवल दिखाना है। तो यहाँ पे मैं x एक्सिस बनाता हूँ, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे x एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। अब x एक्सिस पे हमको 6 तक जाना है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। और y एक्सिस पे हमको 3 तक ही जाना है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लिख दोगे कि हमने क्या माना है, x एक्सिस पे हमने माना है, x एक्सिस पे हमने माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, और y एक्सिस पे हमने माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। तो यहाँ पे लिख दो 1 यूनिट, 1 यूनिट, और यहाँ पे भी हमने माना है 1 यूनिट। ठीक है, अब पॉइंट्स जल्दी जल्दी बनाओ फर्स्ट वाले के हिसाब से। फर्स्ट वाले के हिसाब से हमारा क्या है, 4,0 यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है, और 2,1 यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। तो अब इन दोनों से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ जल्दी से। ये हमारा हो गया लाइन। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 6,0 यानी कि इस वाले पॉइंट की बात हो रही है 6,0, और दूसरा क्या है 0,3, तो 0,3 यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। थोड़ा सा देखो, ये डिजिटल वाला स्केल है ना, इसको करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ये हमारा लाइन ऐसे ड्रॉ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल जा रही हैं, यानी कि ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को कहीं नहीं कट करेंगी तो यानी कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। और जब नो सॉल्यूशन था तो हमने एक चीज और देखा था कि इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इससे पहले हमने देखा कि जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी या फिर कोइंसिडेंट कर रही थी लाइनें, या फिर एक जो यूनिक सॉल्यूशन था वो हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम का था। ये हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। अब देखो एक चीज, जैसे हमने उसमें देखा था यूनिक सोल्यूशन जब आ रहा था, जब एक पॉइंट पे कट कर रहा था, तो a1/a2 b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं था, वहां पे डज नॉट इक्वल टू था। फिर हमने देखा कि कोइंसिडेंट जब कर रही थी तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का जो रेशियो है वो पूरा बराबर आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है, जो पैरेलल वाली कंडीशन है वहां पे a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो अगर ये वाला कंडीशन पीछे वाले में फॉलो कर रहा है यानी कि ये चीज सही कह रहा है। तो चलो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है a1/a2 यानी कि x का कोफिशिएंट देखो, तो x का कोफिशिएंट हम इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है दूसरे वाले में 2। ठीक है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 2, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे c1/c2 जब करेंगे तो 4 और 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 2/4 यानी कि 1/2 है, लेकिन यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पे 1/3 है। मतलब ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये जो बराबर नहीं आया है इसके कारण ये पैरेलल हो गया। समझ में आया? हमने तीनों चीज देखा, अब तीनों एक साथ आप जरा सा देख लो। हमने देखा कि इंटरसेक्ट जब कर रही हैं तो दोनों जो है बराबर नहीं आ रहा है, रेशियो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है।
पैरेलल वाला जो है हमने अभी जस्ट देखा कि यहाँ पे C1/C2 वाला केवल बराबर नहीं आ रहा है, और कोइंसिडेंट में हमने क्या देखा कि तीनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं रेशियो। अब एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, उसको बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। इन्हीं तीनों में मैं आपको दिखा दूंगा आपको एक चीज। देखो ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये जो इक्वेशन दे रखा है और ये जो इक्वेशन दे रखा है, देखो ये सारी चीजें जो है ना वो जितना समझोगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है और ये जो सेकंड इक्वेशन दे रखा है, इसमें जो सबसे पहले आप क्या करो, आप x का कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करो। ये कोफिशिएंट जो है वो सेम करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 2x + 4y = 4 × 2 = 8, ये हमारा आ रहा है। अब एक चीज देखो, ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, बस यहाँ पे अंतर आ गया, यहाँ पे अंतर आ गया c में। तो ये जो c में अंतर आया है ना, ये जो x और y जो बराबर आया है, इसके कारण क्या होता है, ये लाइन सेम डायरेक्शन में जाती है, ये लाइन जो है वो सेम डायरेक्शन में जाती है। देखो लाइन जो है सेम डायरेक्शन में दो कंडीशन में जाती है, एक तो जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो भी सेम ही डायरेक्शन में है, बस ये है कि पास हो गया है, जैसे है तो सेम डायरेक्शन में ही लेकिन पास हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो काम करता है x और y जो है, वो ये बताता है कि आपकी लाइन एक डायरेक्शन में है या एक डायरेक्शन में नहीं है। तो जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको दिख गया कि ये 2x 4y सेम आ रहा है, यानी कि दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है। अब ये जो c है, जो ये डिफरेंस आया है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, इसके कारण क्या हुआ, उनके बीच में जो है गैप आ गया, उनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। समझ में आया? तो वहां पे तुम्हारा ये पैरेलल वाली कंडीशन फॉलो होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो है कोइंसिडेंट वाले में, देखो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम केवल कोफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करते हैं x की। तो यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे 4x है, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट वाले में, और यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। तो जब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा आ गया 4x, और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2 × 3 = 6y, और यहाँ पे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 × 2 = 18 आ गया, ठीक है। अब तुमको दिख रहा है ये 4x 6y 18, 4x 6y 18, यानी कि ये दोनों ही बराबर हो गया। मतलब ये मैंने क्या बताया था, ये जो कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन x और y वाली, ये आपका बताता है कि एक डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो कोइंसिडेंट है भले से, लेकिन है तो सेम डायरेक्शन में ही, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक इधर है एक इधर है, ऐसा तो है नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी ये देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है दोनों लाइन। और यहाँ पे जो है C1 C2 भी बराबर है, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में देखो गैप भी नहीं है। वहां पे क्या था, पैरेलल वाले में क्या था कि इसके कारण तो हमको ये पता चल गया था कि दोनों जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, लेकिन ये C जो था ये अलग आ रहा था, यहाँ पे 8 आ रहा था, यहाँ पे 12 आ रहा था जब हम कोफिशिएंट सेम कर रहे थे, तो इसके कारण यहाँ पे गैप आ जा रहा था, और वही गैप यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये भी बराबर हो जा रहा है। समझ में आया? तो ये हो गया दो कंडीशन। अब तीसरा देख लो एक चीज और, यहाँ पे जब आप सेम करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो 3x है, यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3x से, तो यहाँ पे देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, ये 3x, यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 9y, और यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3900। तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, यही सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3x है, लेकिन यहाँ पे 6y, यहाँ 9y है, यहाँ पे 6y नहीं है। अगर ये 6y होता तो ये भी पैरेलल हो जाता, मतलब एक डायरेक्शन में हो जाता, फिर तो यहाँ पे इसके कारण ये 3939 है, तो ये दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर जाते, ठीक है। लेकिन यहीं पे जब चेंज आ गया A1/A2 B1/B2 भी बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, यानी कि ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। देखो यहाँ पे तुमको दिख भी रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और वहां पे क्या होता, अगर सेम होता तो ये अगर इधर जा रहा है तो वो भी इधर ही जाता। अब ये C भी अगर बराबर होता तो ये होता कि ये इसके ऊपर ही चला जाता, यानी कि तुमको तीनों चीजें पता चल गई। समझ में आया? सिंपल था, और ये आपको जानने में देखो मजा भी आया होगा। ये सारी चीजें जो है ना कोई बताता नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जब सीख जाओगे ना तो तुमको मैथ में अलग ही मजा आने लगेगा।